हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रितिका तैयार होकर नाश्ता कर रही होती है, तभी उसे शालिनी का कॉल आता है और वो बोलती है, हेलो रितिका, क्या खा रही है? ओए, तेरी कुत्ते वाली नाक है क्या? मैं इधर नाश्ता कर रही हूँ और पता तुझे इतनी दूर से लग रहा है। अबे ये शालिनी का टैलेंट है, हर किसी के पास नहीं होता। अच्छा ये बता, आज शाम 5 बजे के बाद फ्री है तू? हाँ, ऑफिस से आने के बाद फ्री ही रहती हूँ। बोल, क्या काम है? यार मैं सोच रही थी नीता और शालू को भी बुला लूं, मिलकर कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। हाँ बुला ले, कोई दिक्कत नहीं है। चल अभी मैं फोन रखती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। ठीक है, तो फिर शाम को मेरे घर पर मिलते हैं। बाय। इतना कहकर शालिनी कॉल कट कर देती है और रितिका नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को शालिनी, नीता और शालू के साथ रितिका के घर आती है। चारों एक दूसरे के गले लगती है और सोफे पर बैठ जाती है। तभी उनमें से शालू बोलती है, यार लग ही नहीं रहा कि हम सब इतने समय बाद मिले हैं। चलो ना यार, साथ में मिलकर कुछ प्लान करते हैं। क्या प्लान करें? अभी तो किसी का बर्थडे भी नहीं आ रहा जो कहीं पार्टी वार्टी करने जाएं। एक काम करते हैं, किसी अच्छी जगह घूमने चलते हैं। नहीं यार, कपड़े नहीं है घूमने जाने के लिए, कुछ और बोलो। तो शॉपिंग ही चल लेते हैं, मार्केट में घूम भी लेंगे और शॉपिंग भी हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है। मुझे भी डेली वियर के लिए कुछ कपड़े और घर के लिए कुछ सामान लेना है। हाँ, लेना तो मुझे भी था। मेकअप खत्म हो गया है पर जाने का समय ही नहीं मिल रहा था। सही है, फिर ये तय रहा। अगले हफ्ते हम सहेलियां मिलकर शॉपिंग करने चलेंगे। चल रितिका, अब कुछ खिला पिलाई दे, तूने तो पानी तक नहीं पूछा। अरे तो रो क्यों रही है? पानी क्या, कोल्ड ड्रिंक पी ले, लेकिन खुद से, समझी? हाँ हाँ समझ गई। जिसके बाद शालिनी किचन से सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाती है। जिसके बाद चारों मिलकर कोल्ड ड्रिंक पीती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। ये चारों स्कूल टाइम से ही पक्की सहेलियां थी। रितिका समझदार और बिंदास थी, शालिनी कंजूस और बचतखोर थी, तो वहीं नीता शांत और सुलझी थी और शालू तो एकदम बेपरवाह लड़की थी। लेकिन चारों की यारी नंबर 1 थी। ये चारों प्लान बनाकर ही कहीं आया जाया करती थी। इसी तरह ये प्लान बनाते हैं एक साथ शॉपिंग पर जाने का। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अगले हफ्ते के शनिवार को चारों सहेलियां एक साथ शॉपिंग करने मार्केट जाती हैं, जहां वो एक टॉप की दुकान पर रुकती हैं और रितिका एक टॉप उठाकर दुकानदार से बोलती है, भैया इसका क्या प्राइस है? मैडम ये टॉप 550 का पड़ेगा आपको, और अगर आप 2 लेती है तो डिस्काउंट के साथ 800 का पड़ेगा। क्या? 2 लेने पर भी 800 का पड़ेगा? अरे भैया कैसी बात करते हो, इतने में तो मैं लोअर टी शर्ट टॉप सब कुछ ले लो। देखो थोड़ा कम कर लो भैया, हम 2 की जगह 4 ले लेंगे। मैडम 4 लो या 8 लो, प्राइस तो फिक्स है। अरे भैया, कपड़े बेचने बैठे हो या कस्टमर को लूटने? थोड़ा कम कर दोगे तो 4 बिक जाएंगे, वरना 1 भी नहीं। आप खुद ही सोच लो। ठीक है मैडम, आपके कहने पर 600 में 2 मिल जाएंगे। बोलो पैक कर दूं? हाँ ठीक है भैया, कर दीजिए। अरे पर बस कर, अब 500 में 4 टॉप लेने का इरादा है क्या? हाँ भैया, अब पैक कर दो। उनके कहने पर दुकानदार उन्हें टॉप पैक करके दे देता है। वो चारों आगे चली जाती हैं। मार्केट में जाते हुए नीता एक शॉप देखती है जिसके बाहर 70% ऑफ का सेल बोर्ड लगा होता है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और वो बोलती है, ओ यारो, लगता है आज तो किस्मत अपने साथ है। देख, उस शॉप पर 70% की सेल चल रही है। इससे पहले कि वहाँ ज्यादा भीड़ हो जाए, जल्दी चले। अरे नीता वाह, तेरी आंखें तो बड़ी कमाल की चीजों पर जाती हैं। हाँ चल चलते हैं। और उसके बाद वो चारों शॉप में जाती हैं और वहाँ से काफी सारे कपड़ों की शॉपिंग कर लेती है। कुछ देर बाद जब वो चारों हाथ में शॉपिंग बैग लेकर बाहर आती है, तो शालू बोलती है, यार सेल के चक्कर में तो हमने काफी कपड़े ले लिए। आई थिंक कपड़ों की इतनी शॉपिंग बहुत है, अब थोड़ी मेकअप की शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ यार, बिना मेकअप के मेरा तो काम ही नहीं चलता। हाँ तो शक्ल ही ऐसी है, काम भी क्या खाक चलेगा। चलो, इस मार्केट में मुझे एक मेकअप प्रोडक्ट की अच्छी सी दुकान पता है, वहाँ पर चलो मेरे साथ। उसके इतना कहते ही तीनों उसके पीछे चलने लगती हैं। तभी रास्ते में रितिका को एक बहुत सुंदर स्कार्फ दिखाई देता है और वो बोलती है, ए देखो ना, वो स्कार्फ कितना प्यारा है। कौन? वो रेड वाला क्या? नहीं पागल, वो स्काई ब्लू वाला। दिखा? हाँ भैया, जरा वो स्कार्फ तो दिखाना। वो स्कार्फ मैडम प्योर रेशमी ऊन का है,
इसीलिए उसका प्राइस फिक्स है। लेना हो तभी दिखाऊंगा। अरे आपके कहने से ऐसे ही मान लेंगे क्या कि ये प्योर रेशमी ऊन का बना है? अरे छू कर देखेंगे फिर तसल्ली करके बताएंगे। अरे मैडम, यहाँ से भी तो दिख ही रहा है। हाथ में लेकर देखने से कलर थोड़ी चेंज हो जाएगा। आपको लेना है तो बता दो, अभी पैक करके दे देता हूँ, फिर जितना मर्जी देख लेना। अरे भैया, लेना है तभी तो यहाँ खड़े हैं ना, आप एक बार देखने तो दीजिए। सबके बोलने पर दुकानदार वो स्कार्फ रितिका के हाथ में पकड़ा देता है, जिसे छूकर रितिका बोलती है, हाँ यार, है तो कितना सॉफ्ट और एक ही नजर में मुझे पसंद आ गया था। कितना रेट है इसका? सिर्फ 700 रुपए का मैडम, कोई मोल भाव नहीं, एक ही दाम है बिल्कुल। अरे वाह भैया, तुम्हारे एक दाम बोलने से क्या एक दाम ही रहेगा? और 700 के साथ सिर्फ तो ऐसे लगा रहे हो जैसे 7 रुपए का हो। 500 से एक भी ऊपर नहीं दूंगी। मैडम, मैंने कहा ना एक दाम का है, लेना है तो लो, वरना रास्ता नापो। वैसे भी बोनी का टाइम है, ज्यादा खिचखिच करने का कोई फायदा नहीं होगा। अरे यार, ये दुकानदार इतना अकड़ू सा क्यों है? इतना कहा फिर भी मानता ही नहीं है। यार, मुझे ये स्कार्फ चाहिए, कुछ तो करो। देखो भैया, ना आपकी ना मेरी 525 में डन करती है। अब इतना भी भाव मत खाइए। अरे मैडम, भाव खाने वाली क्या बात है, लेकिन आप चारों इतना बोल रही हैं तो ठीक है, मैं लास्ट इसका प्राइस 550 कर सकता हूँ। उससे एक पैसा ना कम ना ज्यादा। बोलो अब पैक कर दूं? हाँ ठीक है, आप पैक कर दो। इससे पहले कि आप अपना मन बदल लो, जल्दी पैक कर दो। जिसके बाद वो दुकानदार स्कार्फ को पैक करके रितिका को पकड़ा देता है और रितिका उसे पैसे दे देती है। जिसके बाद चारों आगे जाते हैं और नीता बोलती है, ये दुकानदार भी ना कस्टमर को एक चीज क्या पसंद आ जाए बस उसका फायदा उठाकर पैसे ऐंठना शुरू कर देते हैं। अब देख, ये स्कार्फ 300 से ऊपर का नहीं था, फिर भी पड़ा कितने का? 550 का। छोड़ ना, शॉपिंग करने जाते वक्त ये सब तो हो ही जाता है, कुछ बहुत सस्ता तो कुछ बहुत महंगा। इतना मत सोच, वैसे भी रितिका को वो स्कार्फ पसंद आ गया था। हाँ, तभी मैंने लिया। अब जल्दी करो, मेकअप का सामान भी तो लेना है। अरे हाँ, वो तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इतना बोलकर वो चारों एक मेकअप प्रोडक्ट्स की शॉप पर जाती हैं, जहां सभी अपनी जरूरत के हिसाब से सामान लेने लगती है। तभी शालू बोलती है, यार, इस पूरी मेकअप किट का प्राइस तो बहुत ज्यादा है। वैसे मैं इसकी परवाह नहीं करती, लेकिन इससे कम प्राइस में तो ऑनलाइन मेकअप की शॉपिंग कर लेती हूँ मैं। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ सब कुछ ना खरीदूं। लिपस्टिक, आईलाइनर और फेस पाउडर ले लेती हूँ। बाकी सामान मैं भी ऑनलाइन ही ले लूंगी। अरे अब हो गया हो तो घर चले। पूरा दिन शॉपिंग करती रहोगे क्या? यार, खड़े खड़े मेरे पैरों की बैंड बज गई है। अरे हाँ, बस बिल पेमेंट तो करने दे, थोड़ी देर और। जिसके बाद मेकअप की शॉपिंग करके वो लोग वहां से निकल जाती हैं और कुछ देर में सभी मार्केट से रितिका के घर जाती हैं और आते ही शॉपिंग बैग जमीन पर पटककर चारों सोफे पर पसर जाती है। फिर रितिका बोलती है, सहेलियों के साथ शॉपिंग करके मजा ही आ गया। हाँ यार, तुम लोग थे इसलिए इतनी बार्गेनिंग कर ली मैंने, वरना मुझे तो जो रेट बोल दिया जाए मैं उसी रेट में सामान ले आती थी। अबे घोचू, तभी बोलती हूँ कि शॉपिंग है ना सहेलियों के साथ किया कर। अरे तुझे कंफ्यूजन भी नहीं होगी और हम तेरी मदद भी कर देंगे, और हाँ, थोड़े पैसे कम भी करवा दिया करेंगे। हाँ यार, सहेलियों के साथ शॉपिंग करने का ये बेनिफिट तो सबसे अच्छा है, पर पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उसका तो कोई इलाज करो। अरे मेरी सहेलियों, डोंट वरी, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, बस कुछ ही देर में आता होगा। उसके इतना कहते ही दरवाजे की घंटी बजती है और नीता जाकर दरवाजा खोलती है तो डिलीवरी बॉय खाना लेकर खड़ा होता है और उससे खाना लेकर वो चारों अपना डिनर एंजॉय करने लगती है। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मुझे घर से निकाल दिया मेरी सास ने। अरे इतनी सी बात पर कौन घर से निकालता है? अरे जरा सा नमक ही तो तेज हुआ था, उसमें मुझे धक्के देकर निकाल दिया। मालिनी ये सब बोल बोल कर गली में तमाशा कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी सास सुलेखा आती है और बोलती है, अब तेरा तमाशा खत्म हो गया हो तो घर चल, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी फिर कभी कर लेना, समझ गई? माफ करना, मेरी बहू आज थोड़ा सा जज्बाती हो गई थी। इतना बोलकर वो मालिनी का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आती है और बोलती है, अरे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या, बाहर के लोगों के सामने ऐसे तमाशा करते हुए? अरे घर की बहू है तू, यहाँ तमाशा करना तुझे शोभा नहीं देता है। अब आपको मेरी बातें तमाशा लग रही हैं? अरे तो मजबूर क्यों करती है मुझे ये सब करने के लिए?
अगर आज के बाद आपने मुझे कुछ भी कहा ना तो इससे भी बड़ा तमाशा करूंगी। इतना कहकर मालिनी पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर मैगजीन पढ़ने लगती है। मालिनी एक बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज लड़की थी जो जरा सी बात का तमाशा बनाने में जरा देर नहीं लगाती थी। अनूप से शादी करके वो जब से सुलेखा के घर की बहू बनी थी उसने सबकी नाक में दम कर रखा था। ऐसे ही एक बार वो अनूप के साथ शॉपिंग मॉल में साड़ी लेने जाती है जहां उसे एक बहुत प्यारी बनारसी साड़ी पसंद आती है और वो अनूप से बोलती है, अनूप जी मुझे ये बनारसी साड़ी बहुत पसंद है, ले दीजिए ना। देखो मालिनी, तुम पहले ही 10 साड़ियाँ ले चुकी हो, अब मेरे पास पैसे नहीं है। देखो मैं शराफत से कह रही हूँ साड़ी दिला दो, नहीं तो क्या करोगी? हाँ तो फिर देखो। हाय देखो सब देखो, ये मेरा पति है। अरे पत्नी जरा सी डिमांड क्या कर ले बस फिर पति को तो दिल का दौरा पड़ जाता है। अरे एक साड़ी क्या मांग ली, साड़ी दिलाना तो दूर की बात है, इस आदमी ने तो मुझे 10 बहाने सुना दिए। अरे हम औरतें सारा दिन घर का काम करती है, सब कुछ करती है, उफ तक नहीं करती, लेकिन एक जरा सी डिमांड कर लेना तो बस फिर हमारे पति तो हमें सुनाने में कसर ही नहीं छोड़ते कोई। मालिनी की बातें सुनकर सभी लोग अनूप को घूरने लगते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। ये सब देखकर अनूप को अच्छा नहीं लगता और वो मालिनी को साड़ी दिला देता है, जिसके बाद वो अपना तमाशा बंद कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन सुलेखा अपनी बहू को आवाज देती है, अरे बहू कहाँ है तू, यहाँ तो आ। जी माँ जी कहिए क्या बात है। अरे कल तेरी मौसी सास कम्मो आ रही है और कुछ दिन वो यहीं रहेंगी, तो मैं क्या करूँ माँ जी। उनके सामने अपनी ये तमाशेबाज जुबान जरा कम खोलियो। कह नहीं सकती, ना कोई वादा करती हूँ माँ जी। ठीक है मैं सही से रहूंगी बिल्कुल, लेकिन हाँ अगर मौसी जी ने कुछ कहा ना तो फिर मैं भी चुप नहीं रहूंगी। अरे कभी किसी की 1-2 बातों को सुन भी लिया कर, हर जगह तो तू हमारी बेइज्जती करवा चुकी है, कम से कम जीजी के सामने हमारी इज्जत रख लेना। ठीक है माँ जी, अब मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम करनी है। इतना कहकर मालिनी वहाँ से चली जाती है और तभी सुलेखा मन ही मन में बोलती है, हे प्रभु संभाल लेना, बस जीजी को किसी तरह की शिकायत का कोई मौका न मिले, नहीं तो मालिनी को उनके गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर सुलेखा अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही अगले दिन अनूप के साथ सुलेखा की बड़ी बहन कम्मो घर आती है। सुलेखा अपनी बहन को देखकर जल्दी से उसके गले लग जाती है और मालिनी पैर को छूकर कम्मो का आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद सुलेखा बोलती है, और जीजी सफर कैसा रहा, किसी तरीके की कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? क्या माँ जी आप भी कमाल करती हो। अरे मौसी जी कौन सा चल कर आई है जो उन्हें तकलीफ होगी। अरे ट्रेन के एसी वाले डब्बे में बैठकर आराम से आई है और वहाँ से इन्हें अनूप जी ले आए, तो तकलीफ कहाँ से होगी। तू अपना मुंह बंद कर। अरे जीजी मेरी बहू को जरा मजाक करने की आदत है, आप बुरा मत मानना। चल कोई बात नहीं, वैसे ये बेहतर होगा कि तू अपनी बहू को अपने आप समझा दे, वरना मेरा गुस्सा तो तू जानती है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मैं कहूँ और ये रोए। जी क्या मतलब है आपका मासी जी? अरे कोई मतलब नहीं है, जा जाकर नाश्ता बना सबके लिए। सुलेखा की बात सुनकर मालिनी चाय नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और कुछ देर बाद गरम गरम चाय और पकोड़े बनाकर कम्मो और सुलेखा को देती है। जैसे ही कम्मो एक पकोड़ा उठाकर मुंह में डालती है, उसका बुरा सा मुंह बच जाता है, जिसके बाद वो चाय का एक घूंट भरती है और उसका फिर से बुरा सा मुंह बच जाता है। कम्मो के चेहरे के हाव भाव को देखकर वो समझ जाती है कि जरूर जीजी को कोई ना कोई कमी लगी है। वो कोई काम बताकर मालिनी को वहाँ से भेज देती है और कम्मो से बोलती है, जीजी क्या हुआ, चाय पकौड़े पसंद नहीं आए क्या आपको? अरे पसंद आने लायक इसमें है ही क्या? कोई स्वाद ही नहीं है इसमें, ना नमक का पता है ना मिर्च का, और ये चाय ऐसा लग रहा है जैसे पानी में पत्ती डालकर ले आई। अरे दूध नहीं आता क्या तुम्हारे घर में? अरे जीजी दोबारा बना देती हूँ आपके लिए सब। अरे तू क्यों दोबारा बनाएगी, तेरी बहू से गलती हुई है तो वही सुधारेगी ना। बुलाओ उसे जरा, मैं बताती हूँ अच्छे से कि चाय कैसे बनाते हैं। अरे जीजी उसको जरूरी काम से भेजा है मैंने, आप चिंता मत करो, वो आएगी तो
तो मैं उसे समझा दूंगी। बढ़िया, तू समझा देगी तो ज्यादा अच्छा है, वरना मेरा तरीका तो तू जानती ही है। कम्मो की बात सुनकर सुलेखा जल्दी से रसोई में जाती है और दोबारा से चाय नाश्ता बनाती है। तभी वहाँ मालिनी आती है और उसे ये सब करता हुआ देख मालिनी बोलती है, माँ जी क्या हुआ, आप ये सब दोबारा क्यों बना रही हैं? अरे वो जीजी को तेरे हाथ के पकौड़े इतने अच्छे लग गए कि और मांग रही थी, इसलिए मैं बनाने लग गई। अच्छा, सच में यही बात है या कुछ और? अरे हाँ हाँ यही बात है, चल मैं जाती हूँ। इतना कहकर सुलेखा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सुलेखा घर में शांति बनाए रखने के लिए कम्मो के सारे नखरे उठाती और मालिनी को घर के कामों में इतना ज्यादा बिजी रखती कि वो आपस में उससे ज्यादा बात न कर पाए। ऐसे ही एक दिन सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी कम्मो चम्मच में जैसे ही चावल लेकर खाती है तो उसके मुंह में कंकर आ जाता है और वो गुस्से से बोलती है, खाना किसने बनाया है? क्या हुआ जीजी? मैंने कहा खाना किसने बनाया है? मासी जी मैंने बनाया है, बताइए क्या हुआ? अरे नालायक, तुझे खाना बनाना नहीं आता? तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? ये क्या उबला हुआ खाना लेकर आ गई है? और इसमें ये जो कंकड़ पत्थर है कौन चुगेगा? जी देखिए, आप भी मेरी माँ की उम्र की हैं, तो मेरी माँ को कुछ भी कहने से पहले जरा एक बार सोच लेना। अरे सोचना क्या है, तुझे कुछ ढंग का खाना बनाना आता भी है? उस दिन आई थी तो ढंग की चाय तक नहीं पिलाई। पता नहीं सुलेखा कहाँ से अपनी गंवार सी बहू ले आई। बस बहुत हो गया आपका, पहले मेरी माँ और फिर मेरी सासू माँ के बारे में बोले ही जा रही है। अरे ये कंकर मैंने जानबूझकर आपकी थाली में डाला था ताकि आपसे बात कर सकूं। वो क्या है ना कि जिस दिन से आप आई है सासू माँ ही आपकी आवभगत में लगी है, मुझे तो मौका ही नहीं मिला आपसे बात करने का। अरे बहू शांत हो जा, जीजी वो। अरे क्यों चुप हो जाऊं? अरे किसी का लेकर थोड़ी खाया है। माँ जी आपको नहीं पता कि जब आप घर पर नहीं होती हैं तो ये आपके पीछे से सारे घर में क्या करती हैं। अरे दुनिया भर की कीमती चीजों पर हाथ साफ किया है इन्होंने। यकीन ना आए ना तो इनका बैग खोल के देख लो। ए बहू, तमाशा बनाना बंद कर। तमाशा हुआ नहीं है, तमाशा तो अब होगा। तभी मालिनी कम्मो का बैग उठाकर लाती है और उसे खोलकर सबको दिखाती है। कम्मो के बैग में से सुलेखा के कीमती गहने और काफी सारा कैश मिलता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। और तभी मालिनी बोलती है, लो सासू माँ, अपनी कम्मो जीजी की असलियत से सामना कर लो। अरे मैं तो बस बातें बोलकर तमाशा बनाती हूँ, लेकिन इनके जैसे लोग तो ऐसे काम करके रिश्तों का ही तमाशा बना देते हैं। अरे मेरी सासू माँ को आप अपना ये झूठा गुस्सा दिखाकर पागल बना सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैं आप जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस कर बहू, आज मैं समझ गई हूँ कि भले ही तू ज्यादा बोलती है पर सबके भले के लिए बोलती है। हाँ माँ सही कहा। और मासी जी आपको कुछ कहना है या स्टेशन छोड़ाऊं मैं आपको? कम्मो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ से चली जाती है। कामिनी अपनी बहू डॉली से बहुत परेशान थी, क्योंकि डॉली साफ सफाई की बिल्कुल आदी नहीं थी। उसने घर के अंदर और बाहर कभी भी साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया था। ऐसे ही एक दिन जब डॉली घर के बाहर आंगन में नल खुला छोड़कर घर के अंदर बैठकर टीवी देखने में व्यस्त थी, तो बाहर से आ रही कामिनी जब पूरे आंगन में पानी फैला हुआ देखती है तो चिल्लाते हुए अपनी बहू से बोलती है, डोली ओ डोली, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी, क्यों गले का स्पीकर बना रही हो? अरे देख, पूरे आंगन में पानी पानी हो गया, ये नल बंद क्यों नहीं किया? सॉरी माँ जी, वो मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी में। तेरी जल्दी जल्दी के चक्कर में घर के आगे पानी भर गया, अब इसी पानी में मच्छर पनपेंगे। अरे माँ जी कुछ नहीं होगा, अंदर जाइए सूख जाएगा। अरे पानी ही तो है, कौन सा खून है जो आप इतना बवाल मचा रही हो? तेरा बस चले तो तू हमारा खून बहा दे। कामिनी घर के अंदर आती है तो देखती है कि घर का कोई काम नहीं हुआ है, कपड़े भी इधर उधर फैले हैं। ये देखकर वो एक बार फिर से अपनी बहू को बोलती है, बहू तुझे इस घर का ख्याल है भी या नहीं? अरे कपड़े ऐसे फैले हुए हैं, घर में कोई साफ सफाई भी नहीं की, मेरे घर को बीमारियों का घर बनाना है क्या? माँ जी मैं कर तो रही हूँ सफाई, और ऐसे बीमारियाँ नहीं लगती, बाहर जाने से घूमने फिरने से लगती है।
सर्दियों का मौसम है, एक तो बाहर पानी नहीं सूखा, ऐसे में घर में भी गंदगी होगी तो कीड़े मकोड़े और मच्छर नहीं होंगे तो क्या होगा? इन्हीं के कारण डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां होने का खतरा होता है। अरे माँ जी, हमारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, तेरे रूप में एक बीमारी है तो इस घर में। अब हट, मुझे ही साफ सफाई करनी पड़ेगी। कामिनी पूरे घर की सफाई करती है, जिसके बाद वो देखती है कि उसकी बहू बैठे बैठे अपने नाखून खाने में लगी है। ये देखकर वो उससे बोलती है, बहू, ये क्या हरकत है? अरे अपने ही नाखून खा रही है, इतने गंदे कीटाणु होते हैं इसमें, तेरे सारे पेट में जाएंगे ये। छी, तुझे घिन नहीं आती ये करते हुए? माँ जी, आपको क्या दिक्कत है? छोटी छोटी बात पर मुझे सुनाती रहती है। तेरे भले के लिए ही सुनाती हूँ, ताकि तू साफ सफाई रखे। अरे ये देख, अगर हम खुद में गंदगी रखेंगे तो खुद बीमार पड़ेंगे, और घर में रखने से हमारे आसपास के लोग भी बीमार पड़ेंगे। भले ही तुझे ये बात अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन बाद में जरूर आएगी। कामिनी की बातें डॉली के आसपास डोल कर निकल जाती है। ऐसे ही गुजरते समय के साथ डॉली की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। वो अब भी अपने आसपास गंदगी ही रखती, और इसी लापरवाही के चलते घर के बाहर पानी जमा रहता, जिसके कारण उनके घर में बहुत मच्छर हो गए थे। और एक दिन जब डॉली को एक मच्छर ने काटा तो उसने बोला, अरे हाय, घर में कितने मच्छर हो गए हैं। माँ जी, हमें मच्छर मारने वाली स्प्रे लानी पड़ेगी। अगर घर में साफ सफाई रखती तो मच्छर पनपते ही नहीं। अरे आपको तो बस बहाना चाहिए मुझे ताने मारने का। रहने दो, मैं खुद ले आऊंगी। डॉली बाजार से मच्छर मारने का स्प्रे ले तो आई थी, लेकिन साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती थी, जिस वजह से रोज ही घर में मच्छरों का डेरा लगा रहता था, जिसके कारण उसका स्प्रे भी एक ही हफ्ते में खत्म हो जाता है। इसी बीच उसको हल्का हल्का बुखार आने लगता है, साथ ही उसके दोनों घुटनों के जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाता है। ये देखकर कामिनी डॉली से बोलती है, बहू, अभी से जोड़ों घुटनों में दर्द होना सही नहीं है। मेरी मान तो एक बार डॉक्टर को दिखा ले। माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी बुखार होना, दर्द होना, ये तो आम ही बात है। कल परसों तक मैं ठीक हो जाऊंगी। कुछ दिनों में डॉली की हालत और खराब होने लगती है। उसको अब तेज बुखार के साथ साथ सर दर्द और शरीर पर लाल दाने भी निकलने लगते हैं। उसकी ये हालत देखकर कामिनी अपने बेटे करण को कॉल करती है, जिसके बाद करण ऑफिस से घर आता है और दोनों माँ बेटे डॉली को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका टेस्ट करके बताते हैं कि उसे डेंगू हो गया है। ये सुनकर कामिनी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी डॉली से बोलती है, बहू, कहती थी ना तुझे, साफ सफाई ना रखने से बीमारी हो जाएगी। देख, हो गई ना बीमारी। डेंगू पता है कितनी खतरनाक बीमारी है। ऐसे मत बोलिए माँ जी, मैं तो पहले ही बहुत डरी हुई हूँ। डॉली का इलाज चलता है। कुछ टाइम बाद वो ठीक होकर घर आ जाती है, लेकिन कहते हैं ना, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन डॉली के साथ इसका उल्टा था। वो खुद इतनी भयंकर बीमारी से ठीक हुई थी, लेकिन फिर भी वो साफ सफाई में लापरवाही करती थी। नतीजा ये हुआ कि कुछ दिन बाद करण ऑफिस से घर आया तो कामिनी उसको पानी देते हुए बोली, बेटा, ठीक तो है तू? तेरी हालत ठीक नहीं लग रही। आंखें देख कैसी सूज सी गई हैं। इधर दिखा मुझे, बुखार तो नहीं है? कामिनी करण के माथे पर हाथ रखकर देखती है तो उसको तेज बुखार होता है। ये देखकर वो उससे बोलती है, बेटा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, चल डॉक्टर के पास। नहीं माँ, मेरी हालत नहीं है कहीं जाने की, घर आ गया वही बहुत है। अच्छा रुक, मैं डॉक्टर को घर ही बुलाती हूँ। कामिनी करण को कमरे में लेटाकर डॉक्टर को कॉल करती है। कुछ देर में डॉक्टर घर आते हैं तो घर की हालत देखकर मुंह सड़ाते हुए बोलते हैं, ये आपके घर में इतनी गंदगी क्यों है? थोड़ा साफ सफाई रखिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर डॉली शर्म से सर को झुका लेती है और कामिनी भी उसको घूर कर देखती है, जिसके बाद डॉक्टर करण को चेक करते हैं और कामिनी से बोलते हैं, कामिनी जी, ये बताइए, घर में किसी को डेंगू हुआ था क्या? जी, मेरी बहू को, वो भी एक हफ्ता पहले ही। अच्छा, आपके बेटे को भी डेंगू की शिकायत है। इनकी प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम हो रही हैं। ऊपर से आपके परिवार में पहले डेंगू हो रखा है किसी को, तब भी इतनी लापरवाही, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हुआ। ये एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन लगता है
आप लोगों ने इसको बहुत ही साधारण समझा हुआ है। डॉक्टर साहब, ये सब मेरी इस डेंगू वाली बहू का किया धरा है। इस औरत को मैंने 1000 बार बोला कि घर में साफ सफाई रख, लेकिन नहीं, इसने तो मेरी सुनी नहीं। खुद बीमार हुई फिर भी इसको अक्ल नहीं आई। देखिए, आपकी बहू तो ठीक हो गई, लेकिन आपके बेटे को देखकर लग रहा है इनको गंभीर डेंगू बुखार हुआ है। जल्द से जल्द इनको हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ेगा। मैं अपने हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भेजता हूँ, आप इनको हॉस्पिटल ले आइए। डॉक्टर अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद कामिनी डॉली से बोलती है, आज तेरी वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत है। अगर इसको कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे शर्म कर, मैं तुझे बोल बोल कर थक गई, लेकिन तूने अपनी ये गंदगी में रहने की आदत नहीं सुधारी। अब तेरे सुहाग की जान पर बात आ गई है, थोड़ी तो शर्म कर। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है और मैं सब समझ भी गई हूँ। अब से मैं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगी, पर प्लीज मेरे करण जी को बचा लो। अब माफी मांगने से क्या होगा? मेरे बेटे की जान पर तो बनाई, अब तुझे गलती समझ आ रही है। कह देती हूँ, मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कुछ देर में एम्बुलेंस आती है, जिसके बाद करण को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें पता चलता है कि उसको डेंगू का गंभीर बुखार है, जिसके कारण उसकी प्लेट्स भी तेजी से गिर रही है। लेकिन समय रहते डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और करण की हालत में सुधार आने लगता है और लगभग 1 महीने बाद वो बिल्कुल ठीक होकर घर आता है, जिसपे वो और कामिनी घर की हालत देखकर चौंक जाते हैं। घर एकदम साफ सुथरा होता है। ये देखकर कामिनी बोलती है, शुक्र है बहू, देर से ही सही, पर तेरे अंदर अक्ल तो आई। हाँ माँ जी, गलती मेरी है। मैं इतनी गंभीर बीमारी से गुजरी, लेकिन फिर भी मैंने सबक नहीं लिया और मेरी गलती की वजह से मेरे पति को भी सजा मिली। वो तो भगवान का शुक्र है जो इनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे कारण आप दोनों को बहुत सहना पड़ा है। इसीलिए मैं अब घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगी, ताकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का एक भी मच्छर हमारे घर में पनप ना पाए। हाँ बहू, और साथ ही अपने आसपास वालों को भी ये समझाना चाहिए कि कहीं भी पानी न जमा होने दे और अपने आसपास सफाई रखे, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ बीमारियाँ जन्म नहीं लेती। जी माँ जी। डॉली ने अपनी गलतियों से सीख लेकर अपनी गंदगी में रहने वाली आदत को सुधार लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।